गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 12th इसमें हम पढ़ रहे थे जैव रसायन चैप्टर बायो केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल जैव अणु, ठीक है ना, उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसके बाद में प्रोटीन, उसके बाद में एंजाइम और अब उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल और अब पांचवा रहेगा लिपिड। ठीक है, तो कल आपको जैसे पिछले वीडियो में बता दिया लिपिड है, उसकी परिभाषा वो पिछले वीडियो में बता दी और उसका वर्गीकरण। ठीक है, और वर्गीकरण में मैंने बता दिया था कि लिपिड है, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, वो 3 से कौन से वर्ग है? वो 3 वर्ग रहेंगे। एक तो हो जाएगा सरल लिपिड, एक हो जाएगा संयुक्त लिपिड और एक हो जाएगा व्युत्पन्न लिपिड। अब थोड़ा सा इसको वापस समझ लेना कि अगर हम 3 वर्गों में हैं तो ये लिपिड, ठीक है, और ये हो गया सरल लिपिड। दूसरा होता है संयुक्त लिपिड और तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड। ठीक है, अब पहली चीज है वर्गीकरण कर दिया हमने इनको अलग अलग रूप में। अब क्या होंगे कि यदि हम इन लिपिड्स को पढ़ते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन है, आपको बताई दी थी कि जो कोशिकाएं होती है सजीवों की, उन कोशिकाओं के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कार्बनिक होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो स्पर्श में मुलायम होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक है, स्पर्श में चिकने होते हैं और जल में एविले होते हैं और कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर आदि में विले होते हैं, उनको हमने लिपिड कहा था, वो लिपिड कहलाते हैं। अब लिपिड के अंदर कल छोटे रूप में मैंने ये भी बता दिया सरल लिपिड, इसको हम समलिपिड भी कहते हैं। ठीक है, और अगर ये समलिपिड है, ये समलिपिड है, तो ये क्या होंगे? विषम लिपिड होंगे। ठीक है, और ये जो वर्गीकरण है ये किस आधार पर था? रासायनिक संगठन के आधार पर। आपको छोटे रूप में ये पहले याद रखना है। ठीक है, अब ये होते हैं, पहली चीज लिपिड है, और जब हमने ये चीजें पढ़ी है तो लिपिड के अंदर एक मुख्य चीज ये याद रख लेना, तो वो रहेगा कि लिपिड होते क्या है, किन किन से मिलकर बन सकते हैं। मुख्य ये होता है कि अल्कोहल और वसा अम्ल, अल्कोहल और वसा अम्ल ये तो होंगे सभी लिपिड के अंदर। ठीक है, अल्कोहल और वसा अम्ल है, ये मिलते हैं, तो मिलने से क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। तो ये लिपिड क्या होंगे? अल्कोहल और वसा, इनके साथ में अलग अलग जुड़ जाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के होंगे, तो ये मिलकर के एक तरह के एस्टर बनाते हैं। वो एस्टर ही लिपिड कहलाते हैं। अल्कोहल वसा अम्ल, वसा अम्ल होते क्या है? ऐसे अम्ल जो किस में पाए जाते हैं? तेलीय पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या है वो 14 से ज्यादा होती है, और 14 से ज्यादा हो, फिर एक और चीज है उसमें रहेगा COOH, जो अम्ल लिखा ना हमने, अम्ल की जगह कौन सा अम्ल रहेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल तो रहेगा ही। तो ये क्या हो गए? एल्कोहल हो गए, और कार्ब वसा अम्ल है
वो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें कम से कम 14 कार्बन होने चाहिए, तब उच्च अणुभार वाले वो अम्ल होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। उन अम्लों को ही हम वसा अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, एल्कोहल होता है ROH, ठीक है, प्लस अम्ल है वही कौन सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है R डबल डैश कर दो, ये अलग है ये अलग, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जब इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 14 से ज्यादा हो तो इन कार्बोक्सिलिक अम्लों को ही हम क्या कहेंगे, वसा अम्ल कहेंगे। तो ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे इनके अंदर जो संरचना आएगी तो उनके बारे में जो वर्णन रहेगा वो इस आधार पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये एल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये एल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्रिया करते हैं तो यहां से क्या होगा, H जाएगा और यहां से OH और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो हमने H2O निकाल दिया। अब क्या लिखेंगे हम, R है, ठीक है ना, RO को यहां है ये जोड़ दिया। जैसे देखो RO यहां से जोड़ना आपको C, ये वाला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डबल डैश कर दिया। ठीक है ना, तो COOR ऐसे लिख दो तो ये क्या होगा, एस्टर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसको लिख दो और बाद में इसको लिख दो R डैश, ये और ये एक ही है। तो ये एस्टर बनाते हैं। तो कौन से यौगिक एस्टर बनाते हैं, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो ये जो एस्टर होंगे जब इसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या वो 14 से क्या हो, ज्यादा हो कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है ना, 14 से ज्यादा हो तो इसको हम कहते हैं वसा या वसीय अम्ल। ठीक है ना, जो तेलीय पदार्थ होते हैं तो ये वसा अम्ल है। इन वसा अम्लों दोनों से ही वसा अम्ल परस्पर मिलकर के वो बनते हैं, वो कहलाएंगे लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, अब लिपिड को 3 वर्गों में बांटा गया। वो किस आधार पर, वर्गीकरण का आधार क्या लिया है, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड को हम 3 वर्गों में बांट देते हैं। नंबर 1 सरल लिपिड, नंबर 2 संयुक्त लिपिड, नंबर 3 व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड समलिपिड कहलाते हैं, संयुक्त लिपिड विषम लिपिड कहलाते हैं। अब जो सरल लिपिड है इनको हम पुनः 2 वर्गों में बांट देते हैं। तो इसको हम प्राकृतिक वसा एवं तेल, एक तो हो गया ये, ठीक है, और दूसरा होता है मोम। और संयुक्त लिपिड है इनको भी हम 2 वर्गों में बांट देते हैं। इसको बांटेंगे हम ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। और व्युत्पन्न लिपिड है इसका कोई अन्य वर्गों में इसको नहीं बांटा गया है। तो इसलिए सरल लिपिड, समलिपिड, ठीक है ना, इनको 2 वर्गों में प्राकृतिक वसा एवं तेल और दूसरा होता है मोम, इसमें बांटा गया है। और संयुक्त लिपिड है जिसको विषम लिपिड भी कहते हैं, इनको 2 वर्गों में, कौन से में, ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। और व्युत्पन्न लिपिड को किसी वर्ग में नहीं बांटा गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि सरल लिपिड है, समलिपिड है, जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, इसको हम 2 वर्गों में बांटे। तो हम कौन से वर्ग है, प्राकृतिक वसा एवं तेल किसे कहते हैं, क्या पदार्थ होते हैं, ये कैसे बनते हैं, मोम कैसे बनता है, किस प्रकार का ये लिपिड है, किस प्रकार से इसके अंदर कौन से एल्कोहल और वसा अम्ल मिलते हैं,
फिर ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और व्युत्पन्न लिपिड स्वयं किसी के वर्गीकरण में इसमें बांटा नहीं गया है, इसलिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो हम पहले लिखेंगे सरल लिपिड। सरल लिपिड, ठीक है, इसको हमने ए लिख दिया। इसकी आपको डेफिनेशन, परिभाषा है, पिछले वीडियो मैंने बता दी। अब सरल लिपिड है, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। अभी बताया कौन कौन से। नंबर 1 प्राकृतिक वसा एवं तेल, प्राकृतिक वसा एवं तेल। और दूसरा क्या था, मोम। तो ये प्राकृतिक वसा और तेल होते क्या है, मैंने जो पहले इसकी लिपिड की परिभाषा बताई थी उसमें कहा था ना, एल्कोहल और वसा अम्ल, ये सब में रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ लिखा प्राकृतिक वसा, जो प्रकृति के अंदर जो वसा है वो कैसे बनी, किसे कहते हैं। फिर तेल है, उस तेल को भी हम कैसे, हम सरल लिपिड में लिखते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो रहेगी। और ये क्या होते हैं, ये पहले ध्यान रखना कि ये ग्लिसरॉल। अब एक ध्यान देना, यदि कोई ग्लिसरॉल आए, पहले मैं एक दो बता देता हूं। ग्लिसरॉल एक होता है एल्कोहल, एक होता है मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, एक होता है, अगर मान लीजिए लिख देता हूं मैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब जब मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है प्राकृतिक वसा और तेल, तो उसके बारे में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये यौगिक होते क्या है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल है, इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, 1, 2 और 3, और इसके अंदर 3 OH समूह होते हैं, ठीक है। बाकी इनकी संयोजकता कार्बन की वो हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो ये जो यौगिक बनाना है ये हो गया ग्लिसरॉल, ठीक है। क्यों आगे इसकी स्ट्रक्चर आएगी तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देगा, ये होते हैं, ठीक है। और जैसे दूसरा लिखा है एल्कोहल, तो इसमें क्या होगा, कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ के लिए कार्बन श्रृंखला होगी, और ये OH समूह आ गया, ये होंगे एल्कोहल। इसका मतलब ये भी क्या है, एल्कोहल है। क्यों, इसमें भी कार्बन है और OH समूह है, ठीक है। तो ये भी एल्कोहल हो गए। अब हम चलते हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान देना। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और जिससे ज्यादा हो तो पोली लिखते हैं। तो एक शब्द आया हाइड्रिक, हाइड्रिक का अर्थ होता है OH समूह, क्या रहेगा, OH समूह रहेगा। अगर OH समूह है उसकी संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो या अधिक हो, ठीक है। ऐसे यहां लिखा हुआ एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। 2 हो उसको कहेंगे हम डाई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। 3 हो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल,
अगर 3 से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब ध्यान देना, ये जो पॉली शब्द लिखा रहता है हमें कहीं पर भी जिसकी संख्या 3 से ज्यादा हो कोई भी चीज के लिए, तो उसके आगे एक शब्द जोड़ दिया जाता है पॉली। तो जैसे हम एक चिर परिचित उदाहरण है वो है पॉलीथीन, अर्थात एथीन के आगे हमने पॉली लिख दिया तो क्या हो गया पॉलीथीन। अर्थात एथीन के बहुत सारे अणु हो तब उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। तो इसमें OH समूह की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो, तब उसको कहा जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल इसलिए कहा गया है क्योंकि OH समूह है और OH समूह को हम हाइड्रिक रूप से लेते हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। अब हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या हो गया, अगर हम ग्लिसरॉल देखें तो ग्लिसरॉल के अंदर एक OH, 2 OH और 3 OH है। अगर 3 OH है तो वो क्या होगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। तो ग्लिसरॉल क्या हो गया, एक तरह का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो अगर हम प्राकृतिक वसा है तो ये क्या होते हैं, मैंने पहले इतना लिखा, ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। प्राकृतिक वसा क्या होगी, ये ग्लिसरॉल, ये हो गया ग्लिसरॉल। ठीक है ना, इस ग्लिसरॉल के अंदर 3 वसा अम्ल जुड़ते हैं। क्यों, इसके अंदर 3 OH समूह हैं, 3 वसा अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ेंगे और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल H2 अणु का निष्कासन कर देंगे और उससे जो बनेगा ना वो एस्टर बनेगा। एल्कोहल मैंने शुरू में बताया, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों मिलकर बनाते हैं एस्टर। जब 3 OH हैं तो 3 एस्टर बनेंगे, तब उसका नाम क्या हो गया, ट्राई एस्टर होते हैं। तो ग्लिसरॉल तो एक अणु होगा, वसा अम्ल का कितने, 3 अणु, उससे क्रिया करेंगे तो 3 जगह यहां पर OR और जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे, ये ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर वो ट्राई एस्टर है तो ग्लिसरॉल से बन रहे हैं तो अतः इन्हें ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। ग्लिसरॉल से बने हैं, अगर एस्टर बन रहा है तो हम उसको ट्राई एस्टर बोल दिया, और ग्लिसरॉल से लिखा है तो इनको हम ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं। तो प्राकृतिक वसा और तेल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं, इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ये अब होते कौन सी अवस्था में, ये ठोस तथा द्रव अवस्था में होते हैं। ये क्या रहेंगे कि ठोस भी हो जाएंगे और द्रव भी रह जाएंगे। अब अगर हमने जहां पर हेडिंग लिखा है प्राकृतिक वसा और तेल, अब ये वसा और तेल है, तेल का नाम आते ही हम सोचते वो तो लिक्विड ही है, ठीक है ना, द्रव है, तो इसका मतलब तेल तो हो गया द्रव और वसा क्या हो गई, ठोस हो गई, ठीक है ना। जो हम आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि वसा है वो ठोस क्यों होती है, तेल द्रव क्यों होता है, वो संरचना के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा इसका है, हम लिखा मोम। अब इसमें क्या होगा कि लंबी श्रृंखला वाले अगर कोई एल्कोहल हो
और वसा अम्लों, ध्यान देना वो ट्राई एस्टर नहीं होंगे, वो मोनो एस्टर होंगे। क्या होंगे? मोनो एस्टर। और मोनो एस्टर है वसा अम्ल से कब बनेंगे? जब ग्लिसरॉल की जगह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और वसा अम्ल है वो आपस में मिलते हैं। देखो ग्लिसरॉल है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, क्या है? ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और वसा अम्ल है उसमें 3 जुड़ते हैं तब वो ट्राई एस्टर बनाते हैं। ठीक है? और इसमें क्या रहेगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल रहेगा। ठीक है? और वसा अम्ल रहेगा, वो आपस में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो अब मोम की परिभाषा है, ये क्या रहेगी? ये लंबी कार्बन श्रृंखला से बने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। ठीक है? इनका गलनांक प्राकृतिक वसा से अधिक होता है। जैसे मधुमक्खी का मोम। ठीक है? तो अब ध्यान देना, ये लंबी कार्बन श्रृंखला से बने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। तो अब जब ये बनेंगे ना, तो एक तो रहेगा ROH, ये मोनोहाइड्रिक है। ठीक है? और एक ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है? और ये क्रिया करेंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R डैश, ये ऐसे बनेंगे। केवल क्या रहेगा कि इसके अंदर एक एस्टर समूह बनेगा। कितना? एक एस्टर समूह। और इनमें क्या होता है? प्राकृतिक वसा और तेल में 3 एस्टर समूह होते हैं। तो ये मोम और प्राकृतिक वसा के लिए आ गया। ठीक है? अब हम चलते हैं नंबर 2 में। दूसरा प्रकार है जब हमने लिपिड को 3 वर्गों में बांटा गया। एक तो गया सरल लिपिड। ठीक है? सरल लिपिड को प्राकृतिक वसा एवं तेल और मोम में बांट दिया। अब दूसरा जो लिपिड का प्रकार है वो है संयुक्त लिपिड। इसको विषम लिपिड भी कहते हैं। ठीक है? अब ये क्या होते हैं कि ऐसे लिपिड हैं जिनके अंदर सरल लिपिड हैं। ठीक है ना? वो एक से अधिक अलग अलग प्रकार के सरल लिपिड हैं। वो मिलकर के जो लिपिड बनाते हैं उनको हम कहेंगे विषम लिपिड। देखो, अलग अलग प्रकार के सरल लिपिड, एक सरल लिपिड अलग है, दूसरा सरल, दोनों संरचना में समान नहीं है। दोनों है क्या? सरल लिपिड है। एक में कार्बन ज्यादा और एक में कम है, वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लिपिड प्राप्त होते हैं उनको हम संयुक्त लिपिड कहते हैं। ठीक है ना? चलो, तो इसकी परिभाषा, वे लिपिड जिनमें वसा अम्ल तथा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी
अन्य समूह भी पाए जाते हैं। संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, है यही चीज, वसा अम्ल भी रहेगा, एल्कोहल भी रहेगा, ये तो सब में रहेगा लिपिड के अंदर। अब इनके अलावा मान लो हमने इन दो को मिलाया है, दो सरल को मिलाया है, और उसके अंदर कोई दूसरा अन्य समूह भी क्या हो गया, उसमें जुड़ गया। तो दूसरा अन्य समूह अगर जुड़ गया तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, जो अन्य समूह हैं वो इसमें मत लिखना, अन्य समूह होंगे क्या, अन्य समूह में हो जाएगा नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार हो सकता है, ठीक है ना, फॉस्फोरिक अम्ल हो सकता है, शर्करा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अगर कोई समूह इनके अंदर वसाम्ल एल्कोहल इस श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला के बीच में ही कहीं पर भी कोई नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार जानते हो आप, जो हमने डीएनए और आरएनए की संरचना में पढ़ा था, तो कार्बनिक क्षार या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार वो एक ही चीज है, और फॉस्फोरिक अम्ल है या शर्करा अणु है वो और जुड़ जाते हैं, अन्य समूह भी पाए जाते हैं। ऐसे लिपिड को हम क्या कहते हैं, संयुक्त लिपिड कहते हैं। और संयुक्त लिपिड हैं, इनको दो वर्गों में हमने बांटा था, ठीक है। तो उसमें दो वर्ग कौन से थे, एक तो था फॉस्फोलिपिड, ठीक है, और एक था ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो हम उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संयुक्त लिपिड है वो, उनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो फॉस्फोलिपिड और एक ग्लाइकोलिपिड। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। संयुक्त लिपिड को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं, एक तो आ गया फॉस्फोलिपिड और दूसरा वर्ग हो गया ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब जैसे वसाम्ल हो गया, एल्कोहल हो गया, आपस में मिलकर के एस्टर बना, ये एस्टर ही क्या कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं। और इनके अंदर क्या रहेगा, जब लिपिड के अंदर हम संयुक्त लिपिड लेते हैं तो इसमें क्या रहेगा, उस एस्टर के अंदर, उस एस्टर के अंदर, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के समूह अन्य और भी जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त लिपिड कहते हैं। और जो कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, उन समूह के आधार पर हमने इनको एक तो बदल दिया किसमें, फॉस्फोलिपिड में, और एक बदल सकते हैं हम इसको ग्लाइकोलिपिड में। तो हम फॉस्फोलिपिड हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड है ना, इनमें क्या होता है, इनमें वसा अम्ल, एल्कोहल, इनमें वसा अम्ल भी रहेगा, एल्कोहल के अतिरिक्त फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार भी उपस्थित होते हैं। अगर आपको परिभाषा में बदलना है तो क्या लिखेंगे हम, वे लिपिड
जिनमें वसा अम्ल एल्कोहल, वसा अम्ल तथा लिख दीजिए एल्कोहल के अतिरिक्त फॉस्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार भी उपस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड कहलाते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड क्या हो गए? वे लिपिड जिनमें वसा अम्ल तो हो गए, क्यों हमने लिखा ही है वसा अम्ल एल्कोहल, और अन्य समूह भी जुड़ा हुआ हो उसको ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त लिपिड कहते हैं। और अब क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड में वसा अम्ल एल्कोहल हो गया और अन्य समूह के रूप में यदि उसमें नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार हो, फॉस्फोरिक अम्ल हो, तब हम उसी संयुक्त लिपिड को हम क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल बन गया। अब हम दूसरे रूप में, जैसे अब इसका विशेष रूप से कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या करते हैं? कार्य लिख देना। कोशिका झिल्ली होती है के रचना में, कोशिका झिल्ली के बनाने में इसका उपयोग होता है। जो कोशिका की झिल्ली बनती है उस झिल्ली को बनाने में किसका उपयोग होता है? फॉस्फोलिपिड का उपयोग होता है। और अब इसके बाद में जो हम देखेंगे कि दूसरा क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। तो इसमें दूसरा है ग्लाइकोलिपिड है। अब क्या होता है ग्लाइकोलिपिड? जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अन्य समूह के रूप में इनमें होता क्या है? फॉस्फोरिक अम्ल होता है, नाइट्रोजनिक क्षार भी हो सकता है, और शर्करा। अगर शर्करा आ जाए, ठीक है ना, तो हम वसा अम्ल है, एल्कोहल है, और साथ में अन्य समूह के रूप में क्या जुड़ जाए? शर्करा जुड़ जाए, तो हम ऐसे संयुक्त लिपिड को ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देना, इनमें जो अंतर रहेगा और परिभाषा रहेगी उस पर विशेष ध्यान देना। फॉस्फोलिपिड अन्य समूह के रूप में फॉस्फोरिक अम्ल रहेगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। तो अगर ग्लाइको शर्करा जुड़ी हुई हो तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि वे लिपिड जिनमें शर्करा, जिनमें वसा अम्ल, वसा अम्ल एल्कोहल के अतिरिक्त शर्करा, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी कार्बनिक क्षार भी उपस्थित हो, ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। तो क्या रहेगा? इसमें एक चीज नहीं रहेगी, फॉस्फोरिक अम्ल, कार्बनिक क्षार है, इसमें भी कार्बनिक क्षार है, इसमें भी वसा अम्ल है, इसमें भी वसा अम्ल है, इसमें एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल। अतिरिक्त जो समूह के रूप में अगर इसमें डिफरेंट के रूप में रहेगा तो वो क्या रहेगी? शर्करा रहेगी। तो ऐसे संयुक्त लिपिड को हम क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड हैं, ये कहां पर होते हैं? ये मस्तिष्क, वृक्क, श्वेत
रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड होंगे कहां पर? मस्तिष्क के अंदर, वृक्क के अंदर, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, उनके अंदर ये ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। और फॉस्फोलिपिड है वो कोशिका झिल्ली पर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये संयुक्त लिपिड के दो वर्ग हो गए, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। अंतर परिभाषा में ये ध्यान रखना है, वे लिपिड दोनों में आ गए जिनमें वसा अम्ल एल्कोहल दोनों में आ गए। इसमें रहेगा अतिरिक्त के रूप में फॉस्फोरिक अम्ल और इसमें अतिरिक्त में रहेगा शर्करा। दोनों में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षार होते हैं। तो एक में जिसमें फॉस्फोरिक अम्ल होगा वो तो कहलाएगा फॉस्फोलिपिड और जिसमें शर्करा होगी वो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो इस तरह से हमने संयुक्त लिपिड को दो वर्गों में बांटकर इनका वर्णन किया है। अब हम चलते हैं, तीसरा है व्युत्पन्न लिपिड। तीसरा लिपिड का प्रकार व्युत्पन्न लिपिड। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मैंने बता दिया पहले, सरल लिपिड तथा संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से बने उत्पाद होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी परिभाषा में यह रहेगा, वे लिपिड जो सरल लिपिड तथा संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से बनते हैं वो व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो यह रहेगा, वे लिपिड जो सरल लिपिड तथा संयुक्त लिपिड के जल अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर व्युत्पन्न लिपिड में ये रहेगा कि इसके अंदर अगर देखिए हम वसा अम्ल एल्कोहल है, एल्कोहल के अंदर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, इन सबको अगर आप आपस में मिला देते हैं, ठीक है ना, तो वो व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, या बनने वाले यौगिक है या उत्पाद क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, इनमें वसा अम्ल, एल्कोहल, एल्कोहल में क्या रहेगा, मोनो तथा डाइग्लिसराइड, क्या रहेगा, डाइग्लिसराइड, या रह सकता है इसके अंदर स्टेरॉइड। इनमें वसा अम्ल, एल्कोहल, मोनो डाइग्लिसराइड, स्टेरॉइड, टर्पिन, आदि होते हैं। ठीक है, तो इनमें वसा अम्ल भी रह सकता है, वसा अम्ल के साथ में एल्कोहल रहेगा, मोनोडाई ग्लिसराइड भी रह सकता है, स्टीरोइड और टर्पिन है, ये यौगिक भी इनके अंदर जुड़े रह सकते हैं।
ये सब क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिपिड है किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि सरल लिपिड की संरचना है। सरल लिपिड की इनकी संरचना थोड़ी जटिल होती है, इसलिए आपके इस सिलेबस में नहीं है। तो सरल लिपिड है किस प्रकार से बनते हैं, इनकी संरचनाओं का अध्ययन, उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे विटामिन। ठीक है, इन दोनों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इनमें अगर आपकी कोई समस्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।